उधर दावा किया गया कि बाइडेन का सऊदी अरब जाने का प्लान एक चाल है, क्योंकि वहां जाकर वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। खबर है कि बाइडेन जून के अंत में सऊदी अरब जा सकते हैं। यूक्रेन में जंग के बाद अमेरिका तेल की कमी से परेशान है और बाइडेन इस कमी को दूर करने के लिए सऊदी अरब को शीशे में उतारना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा करके बाइडेन एक तीर से दो निशाने साधेंगे। पहला, वो सऊदी अरब को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनाएंगे और दूसरा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से करीबी बढ़ाएंगे। मतलब ये कि अगर बाइडेन का सऊदी अरब जाने और वहां के क्राउन प्रिंस की नाराजगी दूर करने का प्लान कामयाब रहा तो अमेरिका का तेल संकट खत्म होने का चांस है। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बाइडेन से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले बाइडेन से फोन पर बात तक करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि वहां के अगले राजा मोहम्मद बिन सलमान पर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये इल्जाम राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए लगाया था और ये तक बोल दिया था कि अरब देशों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये कि अगर बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं तो वो अपनी ही बात से मुकर जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूस को तेल के खेल में मात देने के लिए बाइडेन कोई भी हद पार करने को तैयार है। खबर है कि वो इसी महीने के अंत में सऊदी अरब जा सकते हैं, जहां वो क्राउन प्रिंस की नाराजगी दूर करने के साथ साथ ओपेक के बाकी देशों से भी दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ओपेक से नजदीकी का रास्ता सऊदी अरब और यूएई से होकर गुजरता है। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद 9 मार्च को अमेरिका ने रूस से तेल और गैस मंगवाना बंद कर दिया था। तेल उत्पादन में रूस का दुनिया में तीसरा नंबर है और वो रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का निर्यात करता था, जिसकी एक बड़ी वजह बताई गई मांग ज्यादा और उत्पादन कम, क्योंकि ओपेक में शामिल देश इस बात पर अड़ गए थे कि वो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। इसी बात से अमेरिका परेशान हो गया। बाइडेन तो सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाए भी, लेकिन सऊदी अरब नहीं माना। यूक्रेन में जंग के बीच सऊदी अरब को समझ आ गया कि वो इस मामले में अमेरिका पर भारी पड़ेगा। इस बात का उसने फायदा भी उठाया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में इस समय सऊदी अरब और यूएई समेत 13 देश शामिल हैं। इसके अलावा रूस समेत 10 और देश हैं जहां तेल का खजाना है। मतलब कुल 23 देश हैं जो दुनिया को तेल के संकट से उबार सकते हैं। लेकिन तेल के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक देश रूस पर बैन की वजह से सारा बोझ ओपेक पर आ गया। लेकिन उस पर आरोप लगा कि वो तेल के उत्पादन पर कंट्रोल कर रहा है और दुनिया के बाजार में उसकी कीमत बढ़ा रहा है। ओपेक में शामिल देश हर साल मीटिंग करके ये तय करते हैं कि कौन सा देश रोजाना कितने बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करेगा। डॉनबास की जंग में जिस तेजी से एक के बाद एक यूक्रेन के सैनिक रूस का शिकार हो रहे हैं, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि युद्ध में यूक्रेन कब तक टिक पाएगा। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि जंग में रोजाना उनके 60 से 100 सैनिक मारे जा रहे हैं और जंग के मैदान में संख्या के मामले में यूक्रेन की सेना पहले ही रूस की फौज के मुकाबले में बौनी है। उस पर अगर यूक्रेन के जवान यूं ही जान गंवाते रहे तो रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। यहां तक कि यूक्रेन की सेना के एक पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तक मान रहे हैं कि अगर यूक्रेन को अपने जवानों की जान बचानी है तो उसे ऐसे हथियार चाहिए जो न सिर्फ रूस के हथियारों के बराबर ताकत रखते हों बल्कि उनसे भी दमदार हों। लेकिन अमेरिका और बाकी देश यूक्रेन को ऐसे हथियार दे रहे हैं जिनसे वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर सके, ऐसे नहीं कि वो रूस की सेना को पूरी तरह पंगु कर दें। अमेरिका तो यूक्रेन के सामने ये शर्त तक रख चुका है कि वो उसके हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस की सेना पर ही करेगा। रूस की सीमा के अंदर वो अमेरिकी हथियारों से बिल्कुल भी वार नहीं करेगा। उस पर यूक्रेन से लेकर नेटो तक कह चुका है कि यह युद्ध फिलहाल खत्म नहीं होने वाला। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी जंग यूक्रेन पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ सकती है और उससे निपटने के लिए यूक्रेन को अपने सैनिकों की तेजी से रिप्लेसमेंट करनी होगी। यूक्रेन के पास अपनी फौज तो है ही, उसकी 4 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या भी उसका हथियार साबित हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आम लोगों को फ्रंटलाइन पर भेजने से पहले उनकी भर्ती करने में, उन्हें तगड़ी ट्रेनिंग देने में और आखिरकार उन्हें जंग के मैदान तक ले जाने में इतना वक्त निकल जाता है कि युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री के लिए अपने पड़ोसी देश सर्बिया जाने के सभी हवाई रास्ते बंद हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्हें सर्बिया के साथ पिछले दिनों नेचुरल गैस की सप्लाई पर हुई अहम डील पर हस्ताक्षर करने के लिए वहां की राजधानी बेलग्राद पहुंचना था।
लेकिन सर्बिया के मीडिया के मुताबिक उनके दौरे से ठीक पहले सर्बिया के 3 पड़ोसी देशों बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो ने उनके विमान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव को अपना बेलग्रेड का दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि सर्बिया के पड़ोस में मौजूद यूरोपियन यूनियन के दूसरे देश पहले ही यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर चुके थे। यही वजह रही कि दौरे से ठीक पहले सर्बिया के 3 पड़ोसी देशों की इस कार्रवाई पर रूस बुरी तरह भड़क गया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने इसे सर्बिया के साथ हुई डील को अटकाने की पश्चिमी देशों की सोची समझी साजिश बता दिया। असल में कुछ दिन पहले रूस ने सर्बिया के साथ नेचुरल गैस पर जिस डील का ऐलान किया था, उससे यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि नेचुरल गैस के मामले में पूरी तरह रूस पर निर्भर सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बड़ा देश है और जिस डील पर रूस और सर्बिया में सहमति बनी वो पूरे 3 साल के लिए हुई। साथ ही ये डील ऐसे समय में हुई जब यूरोप के ज्यादातर देश रूस के तेल और गैस से दूरी बना रहे हैं। लेकिन सर्बिया ने रूस के साथ एक झटके में 3 साल के लिए गैस की डील करते हुए ये साफ कर दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन से जारी जंग में पुतिन की सेना के 2 और टॉप जनरल की मौत हो गई। बताया गया कि जेलेंस्की के जवानों ने इन दोनों पर घात लगाकर हमला किया और इस हमले में उनकी जान चली गई। दावा है कि यूक्रेन ने दोनों जनरलों की फोटो जारी कर उनकी मौत की पुष्टि की। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने दोनों को डोनेस्क के एक इलाके में एक ही हमले में मार गिराया। खबर है कि जिस वक्त रूसी जनरलों पर हमला किया गया, वो अपने काफिले के साथ यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जेलेंस्की के जवानों ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने एक जनरल की मौत की बात तो मानी, लेकिन दूसरी मौत को उसने नकार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना लगातार अपने जनरलों और सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा रही। बताया गया कि जंग में रूसी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि युद्ध में अब तक रूस के 12 जनरलों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 कर्नल रैंक के अधिकारी भी मारे गए हैं। वहीं अमेरिका के एक लेखक ने जेलेंस्की को नसीहत दी कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दें। अमेरिका जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है, बाइडेन वहां हथियारों की खेप बेचते जा रहे हैं। जिनकी मदद से यूक्रेन अब भी रूस के खिलाफ जंग में बना हुआ है। वो अलग बात है कि रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन बहुत कुछ गंवा चुका है। उसके खूबसूरत शहर खंडहर में बदल चुके हैं। डॉनबास तो करीब करीब उसके हाथ से जाने वाला है। मतलब ये कि यूक्रेन ये जंग लड़ तो रहा है, लेकिन वो बहुत कुछ खो चुका है। जेलेंस्की भी अड़े हुए हैं। जेलेंस्की भले ही अमेरिका के दम पर उछल रहे हों, लेकिन अमेरिका में ही कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि जेलेंस्की को रूस के आगे हथियार डाल देने चाहिए और रूस की शर्तों को मान लेना चाहिए। पहले अमेरिका के एक पूर्व मंत्री ने यह बात कही थी और अब वहां के एक लेखक ने यूक्रेन को सरेंडर करने की नसीहत दी है। उनका मानना है कि यूक्रेन को वही करना चाहिए जिसमें उसकी जनता की भलाई हो, क्योंकि अगर वो रूस के सामने सरेंडर करता है तो उसके लोगों की जान बचेगी। अमेरिका के एक लेखक फ्रैंक हॉवर्ड ने लिखा कि यूक्रेन की समस्या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाई जानी चाहिए, लेकिन रूस की शर्तों पर। फ्रैंक हॉवर्ड ने यह भी लिखा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों और रूस के मुद्दों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में ही उसके लोगों की भलाई है। मतलब ये कि अमेरिका के बुद्धिजीवी यूक्रेन को खुले शब्दों में कह रहे हैं कि रूस से दुश्मनी करना घाटे का सौदा है। कुछ ऐसी ही सलाह कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी दी थी। उन्होंने भी जेलेंस्की को समझौते की नसीहत दी थी। यानी अब अमेरिका में भी रूस के पक्ष में बातें होने लगी हैं। ये बातें करने वाले लोग भले ही कम हैं, लेकिन वो खुलकर यूक्रेन को उसकी गलती का एहसास करा रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब रूस की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि उसने यूक्रेन को अपनी शर्तें बता दी हैं, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। उधर 100 से ज्यादा दिनों से चल रही जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक बयान पर यूक्रेन आग बबूला हो गया। नेटो के दूसरे सदस्य देशों की तरह फ्रांस भी जंग के पहले दिन से यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान रोकने के लिए मैक्रों लगातार पुतिन से बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन पर आई इस विपदा को टाला जा सके। लेकिन यूक्रेन और फ्रांस की दोस्ती में तब दरार पड़ गई जब 2 दिन पहले मैक्रों के दिए एक बयान पर यूक्रेन भड़क गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मैक्रों ने यह कह दिया कि हमें रूस को बार बार अपमानित नहीं करना चाहिए और हमें बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिससे रूसी सेना यूक्रेन से वापस चली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्रांस को इसके लिए मध्यस्थता की जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसे भी निभाने के लिए तैयार है।
लेकिन मैक्रों के इस बयान पर यूक्रेन भड़क गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट कर उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने लिखा कि मैक्रों ने यह बात कहकर फ्रांस का अपमान किया है और रूस के साथ शांति वार्ता का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से मैक्रों पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मॉस्को का दौरा करके भी युद्ध रुकवाने की कोशिश की थी। हालांकि मैक्रों की इस कोशिश के लिए नेटो के सदस्यों ने उनकी आलोचना भी की थी।